आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एफसीआरए की हम बात करेंगे आज दोस्तों। सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस सस्पेंड हुआ है। क्या होता है एफसीआरए, हम बात करेंगे। तो गवर्नमेंट का जो लाइसेंस है एफसीआरए, ठीक है, गवर्नमेंट सस्पेंड्स एफसीआरए लाइसेंस थिंक टैंक सीपीआर, ठीक है। क्यों? इन्होंने वायलेशंस किए हैं, है ना। क्या वायलेशन है हम बात करेंगे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार अमेंड किया गया है। 2020 में जो रेगुलेशन एक्ट आया वो काफी स्ट्रिक्ट था, ठीक है। अब इसने जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है सीपीआर, क्या है वो दिल वाला सीपीआर नहीं, दूसरा सीपीआर है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये करता है, ठीक है। उसने सर्वे किए सीपीआर, ऑक्सफैम इंडिया और इंडिपेंडेंस एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन आईपीएसएमएफ। अब ये डिजिटल मीडिया एंटिटीज है, ठीक है। इसमें सीपीआर नपा है, तो सीपीआर का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया कि बेटा तुमको फॉरेन फंड्स अब मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि यहां पे इंक्वायरी में यही पता चला है कि कुछ गड़बड़ है। अगला जो डिसीजन है वो 6 महीने बाद लिया जाएगा। तो एक तरीके से गड़बड़ है। अब गड़बड़ अगर आप में है तो उसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि किसी भी तरीके की लत हो छुड़वा देंगे हम। एडिक्शन मैनेजमेंट का एक ऐसा कोर्स हम लेके आए हैं, आपको कसम से मजा आ जाएगी। 3 महीने की वैलिडिटी है, ठीक है। और हमने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, फटाक से ज्वाइन करिए, इससे पहले देर हो जाए। संडे से क्लासेस शुरू होंगी। मात्र 300 रुपए का कोर्स है। रिकवरी कूपन कोड आपको यूज करना है, तो देर किस बात की, फटाक से आ जाओ। तो अब सीपीआर जो है क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए, फिर हम एफसीआरए समझा देंगे। स्टेप 1 वी विल अंडरस्टैंड सीपीआर। देखिए, जैसा कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सबसे ब्राइटेस्ट माइंड्स होते हैं। अगर आप एक साइंटिस्ट है, आ जाओ सीपीआर में। आप एक ब्यूरोक्रेट आईएएस ऑफिसर रहे हो, आ जाओ सीपीआर में। अगर आप एक स्कॉलर हो, आ जाओ। जो सबसे जीनियस, सबसे ब्राइट माइंड्स होते हैं ना, उनको सीपीआर में बुलाया जाता है, ताकि ये पॉलिसीज बना सके, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सके। मतलब ये आइडियाज देते हैं कि क्या होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे थिंक टैंक है। थिंक टैंक क्या होते हैं? थिंक टैंक वो होते हैं जो सोचते हैं। जैसे आपने बिजनेस शुरू किया, अब आपने एक थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन की मदद ले ली, तो वो आपको गाइड करेंगे कि ये करो तो मजा आ जाएगी। इनके पास इतनी सारी नॉलेज होती है। और 1973 में 1973 में बनाया गया था। नॉन प्रॉफिट है भाई, एफसीआरए का नाम है तो नॉन प्रॉफिट ही होगा। नॉन प्रॉफिट मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि आप गए, आपने बोला कि सर मेरा बिजनेस है, मुझे कुछ, कि बिजनेस के लिए वैसे नहीं होता है, बट आपने बोला कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप किसी थिंक टैंक के पास गए, आपने बोला बिजनेस है, बोले कि हाँ हम एडवाइस देंगे, 1 लाख रुपए महीने का लेंगे। लेकिन अगर बोल रहा कि बिल्कुल फ्री में एडवाइस आपको मिलेगी, तो वो नॉन प्रॉफिट हो गया, ठीक है। नॉन पार्टीजन, बिल्कुल भेदभाव नहीं करता भैया, ये एकदम निष्पक्ष व्यू देता है। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, आजाद है। सरकार चाहे तो इसको अपनी तरीके से नहीं मोड़ सकती है। और रिसर्च कंडक्ट करता है, हाई लेवल स्कॉलरशिप, हाई क्वालिटी स्कॉलरशिप देता है, बेटर पॉलिसीज बनाता है और पब्लिक डिस्कोर्स को इफेक्ट करता है ये, ठीक है। तो ये है सीपीआर। तो बेस्ट थिंकर्स और पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स को ये साथ में लेके आता है, ताकि देश को सुधारा जा सके, वाइड रेंज ऑफ पॉलिसी रिलेवेंट इश्यूज पे बात की जा सके कि जो अभी मुद्दे चल रहे हैं उनका सॉल्यूशंस क्या है। इन्होंने ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस दिए हैं जिसका कोई हल ही नहीं था, समझ रहे हो। ऐसी ऐसी पॉलिसी पे इन्होंने आइडियाज दिए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अब इनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया। क्यों? देखिए क्या होता है कि ये नॉन प्रॉफिट, जैसे एनजीओ है या इंडिविजुअल है, आपको बाहर से पैसा आता है, फॉरेन से पैसा आता है। तो अब फॉरेन से पैसा आता है, तो अगर आपको पैसा आया तो उसका आप अकाउंट मेंटेन करते हो कि नहीं? बढ़िया तरीके से अकाउंट मेंटेन करोगे कि इतना मुझे पैसा आया है। सरकार कहती है कि फॉरेन से एक लिमिट तक पैसा आ सकता है। क्यों? मान लो क्या कश्मीर में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। कश्मीर में आतंकवाद है और मैंने एक एनजीओ खोल ली, ठीक है। अब इस एनजीओ के नाम पे मैं बाहर से, मैं बांग्लादेश, पाकिस्तान या जो भी, अफगानिस्तान, यहां से पैसा उठा रहा हूं। अब वहां पे कुछ संगठन जो है वो खतरनाक है, वो मेरे एनजीओ में पैसा डाल रहा हूं और ये पैसा मैं दे रहा हूं कश्मीर में, तो ये डेंजरस है। तो इसीलिए सरकार जो है बहुत तगड़ी नजर रखती है एनजीओ पे या इस तरीके की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे। तो अभी अगर बात करते हैं इनकी फंडिंग, तो इनको जो ग्रांट मिलती है सीपीआर को, भारत सरकार से मिलती है, आपको पता है। ये एक तरीके से भारत सरकार का हिस्सा है ना। टैक्स नहीं देना पड़ता इनको, टैक्स नहीं देना पड़ता। और इनको इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च आईसीएसएसआर से ग्रांट मिलती है और डीएसटी ने इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, आपको पता है। सो इट इज, ये बेसिकली सरकारी संस्थान है। लेकिन आपने सीपीआर का कई बार नाम भी सुना होगा। नाम क्या सुना होगा? मतलब इनकी रिसर्च लगातार आती रहती है।
अब ये जो ग्रांट्स है, ठीक है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, बाहर से भी लोग इनको पैसा देते हैं, यहां से भी, फिर उसके बाद बहुत सारे कंपनी, जब आप जैसे आप बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे तो आप भी फिर जो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपनी पूरी करेंगे, मल्टीलेटरल एजेंसीज, तो ये सब पैसा मिलता है। अब ये बता रहे हैं इनकम टैक्स ने जब सीपीआर के प्रेमिसेस को रेड किया तो इन्होंने बताया कुछ ऐसी एक्टिविटीज हमको देखने को मिली जो कि सही नहीं थी। अब इसमें क्या है कि इन्होंने बोला है कि जो फंड्स हैं 10 करोड़ के लगभग फ्रॉम नमाती इन्वायरमेंटल जस्टिस प्रोग्राम, इतने इनको मिले। अब ये जो फंड्स मिले हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये लिटिगेशन फाइल की गई है, ठीक है, इनसे दे आर यूज्ड टू फाइल लिटिगेशन एंड कंप्लेंट इंस्टेड ऑफ कैरिंग आउट एनी रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटी। माय डॉग, मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि मैं हूं, मुझे फंड्स दिए गए हैं किस लिए, ताकि मैं अपनी कंपनी बढ़ा सकूं। अब मैंने उस फंड्स को डाइवर्ट कर दिया, नहीं, मैं अपनी कंपनी बढ़ाने के लिए फंड्स नहीं यूज करूंगा, लेकिन मैं जो दबे कुचले हैं उनका केस लड़ने के लिए यूज करूंगा। हो सकता है मैं शायद सही हूं, लेकिन सरकार के प्रावधान, वो पैसे आपको क्यों मिले हैं आपको। अब ऐसे तो आप किसी भी तरीके से आप पैसे उठा सकते हो, आपको कोई एक्टिविटी को फंड करना, आपने पैसे उठा लिया, आपने बोला कि हम वहां पे पैसे देंगे, घर के नाम पे पैसे उठाए, लेकिन आप कहीं और पैसे लगा रहे हो, तो वो तो गलत हो गया। यही किया है यहां पे। अब उसके बाद ये जो फंड्स का भैया कहां, ये जो नमाती जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, नमाती प्रोजेक्ट के नाम से आपने पैसे उठाए, तो ये कहां है और किस तरीके से ये सीपीआर के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, इनसे ये पूछा गया। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स ने बोला कि इनका इन्वॉल्वमेंट हासदेव मूवमेंट, जो कि एक्टिविस्ट हासदेव मूवमेंट जो छत्तीसगढ़ में कोल माइनिंग होती है उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट चला है, ठीक है। ये एक्टिविस्ट ने लॉन्च किया था जन अभिव्यक्ति सामाजिक विकास संस्था JASVS, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, इसके एक्टिविस्ट थे। अब जब इस संस्थान के एक्टिविस्ट थे तो अब जो सीपीआर है वो इसमें इन्वॉल्व था, है ना, यानी कि जो पैसा है वो यहां पे दिया जा रहा था। तो आईटी ने यह भी बोला है ये बहुत गलत है, पिछले 4 साल से 87 से 98% डोनेशन जो है इनको सीपीआर से मिली है, और आपका काम क्या, आपको रिसर्च करना, तो यहां पे गड़बड़ हुई है, ठीक है। अब देखिए कोल माइनिंग के अगेंस्ट अगर वो मैंने बताना वो सही है, पर्पस भी सही हो सकता है, लेकिन जिस चीज के लिए पैसा दिया, अगर आप, क्योंकि भैया देखो कानूनी पेच बड़े खतरनाक होते हैं, मैं आपको सीधा बता रहा हूं, है ना। वो राजू श्रीवास्तव बोलते नहीं थे कि ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा हो, बस उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो, ठीक है। तो बेटा एक चीज समझो कि यहां पे इतने क्लॉज है ना कानून के, इतने, अगर सरकार फंसाने पे आ जाए तो कोई बचा नहीं सकता तुमको। अगर मान लो तुम्हारी गाड़ी रोक ली है सिग्नल पे, उतना दूर जाना ही नहीं, सिंपल एक एग्जांपल, तुम्हारी गाड़ी रोक ली, अगर वो चालान करने पे आ जाए तो किसी ना किसी बात पे चालान कर ही देगा वो, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्लॉज जरूर होंगे तुम्हारी गाड़ी में। हेलमेट पहना है, चलो कोई बात नहीं, लाइसेंस देखो, लाइसेंस नहीं, चलो कोई पेपर देखो, पेपर मालूम हो सकता है कोई नहीं है, चलो पेपर पूरे है, कोई दिक्कत नहीं, चलो तो पॉल्यूशन चेक करवाओ, पॉल्यूशन नहीं तो इंडिकेटर तुमने दिया, कि बहुत सारे क्लॉज हैं कि जिसमें तुम्हारा चालान कर देगा वो। तो ऐसे ही सरकार में, समझ रहे हो। तो अभी अगर बात करते हैं तो बहुत सारे एलिगेशन जो है वो लगाए गए हैं और शो कॉज नोटिस जो है वो दिया गया है, ठीक है, कि किस तरीके से ये एफसीआरए के प्रोविजंस को वॉयलेट कर रहे थे, ठीक है ना। तो अब इसमें वही है कि जो सब ग्रांट्स मिले बाय द सीपीआर एंड स्टेट्स, फिर उसके बाद फाइनेंशियल सीपीआर ने प्रोवाइड किया एफसीआरए को, ठीक है भाई, आपको फाइनेंशियल, देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास अगर कुछ इंतजाम लगा है, मैं उनको अपनी बैलेंस शीट दे दूंगा, मैं अपने फाइनेंसेस दे दूंगा कि देखो भैया ये पैसा आया और कहां कहां पैसा गया तुम खुद देख लो, ठीक है। ये तो अभी ये बता रहे हैं कि ये काफी ज्यादा मिक्स्ड अप है, ठीक है, इनके जो कोर फंड्स, इनको जो मेन पैसा मिलता है और जो इनको पैसा बाकी मिला है, इससे काफी समझ पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है। अब सीपीआर जो है टू बी क्रेडिटिंग द कॉमर्शियल रिसीप्ट्स एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन एफसीआरए डेजिग्नेटेड अकाउंट्स एंड थस देयर इज एन इंटरमिंगलिंग ऑफ फंड्स। कहां से पैसा आ रहा है और कहां पे जा रहा है समझ नहीं आ रहा है। इतने पैसे आए हैं, कोर फंड्स मतलब जो काम के लिए हमने दिया है पैसा आप उसी के लिए यूज करेंगे, लेकिन वो इन्होंने यहां पे यूज किया हुआ है। फिर कहीं से और से पैसा आया है, मतलब इनके अकाउंट बुक साफ नहीं है एक तो तरीके से, ठीक है। अब बाकी जो कैलकुलेशंस प्रोवाइड की गई है तो इसमें काफी डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है, यानी कि काफी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। जितने जो आप जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, ठीक है, मैंने अगर 100 रुपए का सेब खरीदा तो मेरी अकाउंट बुक में आ गया कि मैंने 100 रुपए का सेब खरीदा है, उससे मुझे पर्ची दी, बता रहा हूं एक एग्जांपल, 100 रुपए का सेब मैं ले आया। लेकिन अगर मान लो कि मैंने 100 रुपए का खर्चा तो दिखाया लेकिन वो सेब मेरे पास आया ही नहीं, वो पैसा सेब के लिए, सेब के बहाने मैंने कहीं और दे दिया। तो यहीं पे डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है। जो इनकी एनुअल रिसीप्ट्स हैं, फंड्स जो इनको पैसे मिले हैं, ठीक है, और जो फंड्स इनके अकाउंट में आए हैं वो गड़बड़ है।
अकाउंट में, सिंपल अकाउंट में कितना गया और मिले कितने हैं। मैंने आपको 10,000 रुपए दिए लेकिन अकाउंट में 5,000 शो कर रहा है, 5,000 का घपला, तो वो दिक्कत है। तो यही जो डिस्क्रिपेंसी है ये कैलकुलेटेड लगभग 1.43 करोड़ 2017-2018 टू 81 लाख 2021-2022। तो इतने फंड्स का समझ में नहीं आ रहा है कि कहां गया। एफसीआरए आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा एग्जाम में। 1976 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो आपके फॉरेन फंड्स है उसको देखा जा सके। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपको फॉरेन डोनेशंस मिलेंगी, इसमें आराम से मिलेंगी। देन उसके बाद 1984 में मैंडेटरी हो गया कि आपको रजिस्टर करना है, क्योंकि दिक्कतें बहुत ज्यादा थी। फॉरेन तो ले लेते थे लेकिन इनको गलत चीजों के लिए यूज करते थे। एनजीओ भाई अब मैं क्या ही बताऊं, छोड़िए, लेकिन बता रहा हूं, मतलब दिक्कतें बहुत होती है एनजीओ की तरफ से। एनजीओ, कितनी एनजीओ को सस्पेंड किया गया है ना, ब्लैक का पैसा व्हाइट, लो भैया एनजीओ में डाल दो। 1976 एक्ट को रिपील किया गया और उसके बाद बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आए यहां पे। ये जब 2010, क्योंकि इससे पहले जब देखा गया तो सरकार ने बड़ी खामियां पाई, तब ये काफी एफसीआरए स्ट्रिक्ट बना दिया गया। इसमें क्या है आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए, है ना। अब पहले जो एफसीआरए जो रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी थी, जो परमानेंट था, अभी वो 5 साल में रिड्यूस कर दिया गया और उसके बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, स्टडी ग्लोस फाउंडेशन, तो पहले क्या था 2010 से कि मैंने एक ही बार मैंने सर्टिफिकेट लिया, मेरा जिंदगी भर तक वो सर्टिफिकेट चलेगा। लेकिन अब खाली वो मेरा सर्टिफिकेट 5 साल तक वैलिड होगा और हर 6-6 महीने पे मुझे रिन्यू कराना है, समझ रहे हो, वरना वो लाइसेंस ही कैंसिल कर देंगे वो, ठीक है ना। 50% फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए यूज कर सकते हैं। और अभी 2020 का तो और खतरनाक आ गया, जो मैंने अभी मैं बताऊंगा ना, वो उसमें तो खाली 20% यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को कैसे ग्रांट किया जाता है। सबसे पहले वो एनजीओ जिनको फॉरेन फंड चाहिए उसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मेरी स्टडी ग्लोस फाउंडेशन का नाम लेके चलते हैं, है नहीं, ठीक है, स्टडी ग्लोस फाउंडेशन है। अब उसने अप्लाई किया ऑनलाइन, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हमने दे दिए। तो अब जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है वो इंडिविजुअल्स को मिलता है, एसोसिएशन को मिलता है, जिनका एक कल्चर, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है। अगर इन पांचों में से कोई भी प्रोग्राम आप चला रहे हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है, तो वो इसमें फिर आपको फॉरेन फंड्स मिलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इट मेक्स द इंक्वायरी, आईबी के थ्रू इंक्वायरी करते कि भैया ये सब सही है कि नहीं, पहले देख लो, ठीक है। इसमें काफी एजेंसीज इंवॉल्व होती है, एप्लीकेंट्स को देखा जाता है और फिर उसके बाद आपका स्टेप 2 होता है, मतलब आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ाई जाती है अगर सब कुछ सही रहा तो। अब एप्लीकेंट जो है वो फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए कि फर्जी, मतलब किसी और के नाम से तुम बनवा रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। बेनामी नहीं होना चाहिए, कुछ ज्यादा ही ब्लैक का पैसा तो नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोसिक्यूटेड नहीं होना चाहिए, पता चला आपके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है। कॉन्विक्टेड नहीं होना चाहिए और एक तरीके से कि मतलब ऐसा का प्रोग्राम ना हो कि कन्वर्जन हो रहा हो, ठीक है। रिलीजियस प्रोग्राम अगर चला रहे हो तो ऐसा ना हो कि जिससे डिसहार्मनी फैले, वो तरीके का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बता दिया मैंने। और उसके बाद फिर जब ये सब देख लेती है सरकार, तब वो अपने हिसाब से रिजेक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। तो तबीयत, मौसम एकदम चेंज हो रही है, चेंज हो रहा है, तो इसीलिए बड़ी दिक्कत है, ठीक है। 90 दिन का इनको वक्त मिलता है, 3 महीने के अंदर अंदर या तो ये रिजेक्ट कर सकते हैं या तो फिर वो आगे बढ़ा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो वही है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन, बिना बात वाले फॉरेन कंट्रीब्यूशन को थोड़ा सा रोका जाए, है ना, कि मतलब जो गड़बड़ गतिविधियां कर रहे हैं देखते हैं कहां से फंडिंग आ रही है। देन उसके बाद फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, है ना, ये सब इसीलिए ताकि जो मैंने आपको अभी से पहले बताया ना कि ये सब ना बिगड़े, ठीक है। देन उसके बाद ऐसा ना हो कि देखो क्या होता है ना कि फॉरेन फंड्स, फॉरेन क्रांति जो आती है ना वो बाहर से ही आती है, बाहर वाले पैसा देते हैं। अमेरिका ने क्यूबा में 1962 में कितना भयानक प्रोग्राम चलाए थे, वियतनाम में देख लो, मतलब ढेरों एग्जांपल है, ठीक है, कि बाहर भाई कश्मीर में जो अनरेस्ट था, इनफैक्ट अब खालिस्तानी में भी वही आईएसआई का सपोर्ट है, पैसे आ रहे हैं यहां पे। तो मैं वही बता रहा हूं कि बाहर से पैसे आना बहुत दिक्कत कर देते कई बार, तो इसीलिए सरकार जो है इन पे काफी ज्यादा नजर रखती है। लेकिन अब देखो, आप इसका मतलब ये भी नहीं कि जो अच्छे पैसे आ रहे उसका आप यूज नहीं कर सकते, जो अच्छे पैसे आ रहे उसका आप यूज करिए। तो डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं भाई, जो कंपनी के लिए मिलते हैं वही आपको डॉक्यूमेंट आराम से देख लीजिएगा। अगर किसी को खुलवाना भी एफसीआरए में रजिस्टर होना तो देख लीजिएगा। तो अप्रूवल वही है कि अभी से 5 साल के लिए अप्रूवल मिलता है और आपको बता दूं कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको इसको रिन्यू जो है वो कराना पड़ता है, और अगर आप इसको रिन्यू नहीं करवा रहे हैं तो एक्सपायर हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत सारे
जो एनजीओज है वो नहीं रिन्यू करवाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट है, से घर बनाने हैं मुझे, है ना, लोगों के लिए। अब मैंने बाहर से पैसा उठा लिया, फॉरेन फंडिंग आई, अब वो 6 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो गया, तो मैं क्यों रिन्यू करवाऊंगा, मेरा तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर नहीं। अब कब आपका अप्रूवल कैंसिल किया जाता है, अगर वही है कि जो भी बोला है मैंने वो गलत निकला, फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट दी है, फिर उसके बाद कोई भी वायलेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस के, और अगर मान लीजिए कि जैसे जो बेनिफिट है, ठीक है भाई, जो अगर आप कोई भी चीज चला रही हो तो आप समाज के बेनिफिट के लिए चला रही हो, ठीक है, 2 साल तक ये आपको बताना पड़ेगा। और अगर इसमें आप रीजनेबल वो नहीं दे पाए, ठीक है, मतलब नहीं एक्सप्लेन कर पाए सरकार को, तो फिर खेल खत्म, ये चीज है। उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अगर मान लीजिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है ये, तो भी कैंसिल कर सकती है कि फर्जी है, फर्जी की चीजें, बस उसको पैसे कमाने हैं, एनजीओ से बस इसको पैसे कमाने हैं और कुछ नहीं। देन उसके बाद इरेगुलरिटीज अगर देखने को मिलती है फाइनेंसेस में, ठीक है, तो भी। उसके बाद फिर किसी भी सस्पेंड के एनजीओ, मतलब किसी के भी एनजीओ रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जा सकता है अगर 6 महीने से ज्यादा हुए और इंक्वायरी जो है वो पेंडिंग है ना। तो ये सब चीजें हैं जिसपे जो एफसीआरए हैं वो कैंसिल कर सकती है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और बाकी भैया हमारे एडिक्शन मैनेजमेंट कोर्स को जरूर अवेल करो, मजा आ जाएगी। थैंक यू सो मच।